नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में पहले आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का बीफ वाला नया जुल्म दिखाएंगे। ढाका में कट्टरपंथी संगठनों ने धमकी दी है कि जिन होटल में गोमांस नहीं मिलेगा उसे बंद करना पड़ेगा। यानी यूनुस के मुल्क पर हिंदुओं पर अत्याचार का नया फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है। फिर एक कुंजी सुप्रीम कोर्ट के उस ब्रेक पर जो उसने मंदिर मस्जिद वाली लड़ाई पर लगाई है। आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दें और ना ही सर्वे के आदेश जारी करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। एक बड़ी खबर एक देश एक चुनाव पर, जिससे जुड़े बिल को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि संसद के इसी सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है और विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। इसके बाद एक वीडियो कुंजी संसद के पोस्टर वॉर पर दिखाएंगे। अब तक विपक्ष के नेता अडानी और पीएम मोदी वाले पोस्टर दिखा रहे थे, लेकिन आज बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने भी संसद परिसर में एक पोस्टर दिखाया है, जिस पर सत्ता का क्लेश और जोरदार हो गया है। फिर आपको राहुल गांधी का मॉर्निंग सरप्राइज दिखाएंगे, जो आज अचानक से हाथरस पहुंच गए और रेप पीड़ित परिवार से मुलाकात की। लेकिन आज राहुल गांधी को अचानक हाथरस की याद क्यों आई और इस पर बीजेपी ने कैसे कटाक्ष किया है, ये भी देखेंगे। आज दिल्ली से भी एक बड़ी खबर आई है, जहां दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। और आज हम आपको अतुल सुभाष के ससुराल वालों से भी मिलवाएंगे, जो एफआईआर दर्ज होने के बाद आधी रात को भागते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। आज टीवी 9 पर अतुल सुभाष के पिता ने अपना दर्द भी बयां किया है। सत्ता की एक कुंजी इस पर भी तैयार है। लेकिन तो आज सत्ता में हम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की कष्ट कथा का सबसे नया और क्रूर एपिसोड दिखाने जा रहे हैं, जहां मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से जमातियों और कट्टरपंथियों की सत्ता फल फूल रही है और हिंदुओं के लिए बांग्लादेश अब नया नर्क बन रहा है। लेकिन कट्टरता की कहानी आज सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं आई है, बल्कि इस लिस्ट में एक और देश का नाम शामिल है और ये है ईरान। बांग्लादेश में जहां गोमांस के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने का नया फॉर्मूला निकाला गया है, तो ईरान में हिजाब के नाम पर महिलाओं पर जुल्म के नए अध्याय दिखाए जा रहे हैं। और इसी पर आज हमने आप न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की 2 कुंजी तैयार की है। लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेश की, जहां ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने अपनी जहरीली जुबान से कुछ नफरती नारे लगाए हैं, जैसे बीफ मुक्त रेस्टोरेंट, भारत और हिंदुत्व के एजेंट और होटलों में गोमांस रखो वरना शटर डाउन समझो। मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं को गोमांस के नाम पर टॉर्चर करने का खेल कैसे शुरू हुआ है, ये बताते हैं। दरअसल मुस्लिम कंज्यूमर राइट्स काउंसिल नाम के संगठन ने ढाका में अल रज़ाक होटल के सामने एक प्रदर्शन किया और उनके हाथों में एक बैनर था, जिस पर लिखा था, बांग्लादेश के होटलों में बीफ बेचना अनिवार्य है वरना होटल बंद कर दिया जाएगा। मतलब होटल के मालिक हिंदू हैं और उन्हें अपना रेस्टोरेंट ढाका में चलाना है तो बीफ बेचना ही होगा। इसके पीछे कट्टरपंथियों का तर्क है कि बांग्लादेश की जनसंख्या का 98% हिस्सा मुस्लिम आबादी का है और गोमांस खाना इस्लामी पहचान का प्रतीक है। जो भी रेस्टोरेंट बांग्लादेश में गोमांस नहीं बेचते वो इस्लामी विचारधारा के विरुद्ध हैं। इसीलिए जिनके मेन्यू में गोमांस नहीं होगा वो होटल बंद करा दिए जाएंगे। कट्टरपंथियों ने धमकी दी है कि गोमांस बेचना बांग्लादेश के हर होटल में अनिवार्य होगा। हम आपको बीफ प्रेमियों की कट्टर डिमांड वाली एक रील दिखाते हैं, जिसमें बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए दुख ही दुख है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता छीने जाने के बाद हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर एंटी हिंदू एजेंडा चलाने वाले संगठन और विदेशी मीडिया चाहे तो एक इमोशनल और दर्द से भरी पूरी वेब सीरीज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देश भी ये सवाल पूछने लगे हैं, क्या यूनुस के बांग्लादेश में कट्टरता का कोई ओलंपिक चल रहा है? हिंदुओं को परेशान करने के लिए अब कट्टरपंथियों ने नई डिमांड रखी है, जिसमें होटल में बीफ ना बेचने पर होटल बंद कराने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश का तालिबानी रूपांतरण भी हो चुका है, जब गोपालगंज में ये फरमान जारी किया गया कि महिलाएं बाजार में जाकर सामान नहीं खरीद सकेंगी। बांग्लादेश में यूनुस की सत्ता और जमातियों में इस्कॉन का डर भी पूरी दुनिया देख चुकी है। जब वहां इस्कॉन को बंद करने की मांग उठाई गई, खुलेआम हिंदुओं को और इस्कॉन भक्तों को चुन चुनकर मारने और काटने की धमकी दी गई।
यानी आज की तारीख में हिंदुओं के लिए नए नर्क का नाम बांग्लादेश है, जहां मोहम्मद यूनुस अपनी आंखों पर कट्टरपंथी और जमाती चश्मा चढ़ाकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। सत्ता में अब हम कट्टरता का दूसरा चैप्टर खोलते हैं, जिसे ईरान में लिखा गया है, और इसका केंद्र है हिजाब। आज से 2 साल पहले ईरान में जिस तरह की हिजाब क्रांति हुई, वो पूरी दुनिया ने देखी। जिन महिलाओं को हमेशा ईरान की सत्ता ने पर्दे में रखा, उन महिलाओं ने इस जुल्म के खिलाफ कैसे बगावत की, इसके भी प्रमाण पूरी दुनिया के सामने आए। लेकिन अब ईरान में हिजाब पर एक नया कट्टर कानून लागू कर दिया गया है, और फिर ये आशंकाएं हैं कि ईरान नई हिजाब क्रांति से जलेगा। दरअसल ईरान में हिजाब के नए कानून के तहत ये तय हुआ है कि अगर कोई महिला ईरान में हिजाब नहीं पहनेगी और हिजाब के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उसे फांसी की सजा हो सकती है। ईरान में अगर कोई महिला पहली बार हिजाब वाला कानून तोड़ती है तो उसे अनुच्छेद 60 के तहत कोड़े मारने की सजा और जेल की सजा होगी। लेकिन अगर कोई औरत एक से ज्यादा बार इस कानून का उल्लंघन करती है तो उसे 15 साल की सजा या फांसी हो सकती है। इसके अलावा यह भी ऐलान किया गया है कि अगर कोई संगठन या मीडिया संस्थान हिजाब विरोधी विचारों को बढ़ावा देता हुआ मिला तो उसे 10 साल जेल की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए ईरानी अधिकारियों ने एक हिजाब क्लिनिक खोलने का भी फैसला किया है, जिसका उद्देश्य हिजाब के नियमों का पालन कराना होगा। यानी ईरान में 2 वर्ष पहले जो हिजाब क्रांति हुई थी, उसके सपने आज भी खामेनेई और उनके नए उत्तराधिकारी मुश्तबा खामेनेई की सत्ता को डरा रहे हैं, और इसीलिए अब वहां हिजाब पर फांसी वाला कानून निकाला गया है। आपको याद होगा कैसे सितंबर 2022 में 22 साल की महिला महसा अमीनी की मौत ने वहां की महिलाओं को विद्रोही बना दिया था। महसा अमीनी को पुलिस ने ठीक से हिजाब न पहनने के जुल्म में गिरफ्तार किया था और इतना पीटा था जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और वैसी कोई बगावत दोबारा ना हो, इसीलिए ईरान की सरकार ने हिजाब कानून को और क्रूर कर दिया है। वैसे ईरान और हिजाब को लेकर एक और दिलचस्प किस्सा भी उस वक्त देखने को मिला था। सितंबर 2022 में ही जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अमेरिका में थे तो एक न्यूज़ चैनल पर उनका इंटरव्यू होना था। उस इंटरव्यू में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एंकर के सामने हिजाब पहनने की शर्त रखी थी, जिस पर एंकर ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इब्राहिम रईसी वहां नहीं गए और वो इंटरव्यू नहीं हो सका। तब भी हिजाब के प्रति ईरान की कट्टरता को पूरी दुनिया ने देखा था। वैसे आज आप सभी न्यूज़ मित्रों को ये भी जानना चाहिए कि ईरान में कैसे महिलाओं पर हिजाब थोपने की शुरुआत की गई। दरअसल वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में तख्ता पलट हुआ और रूहुल्लाह खामेनेई तक ईरान का सुप्रीम लीडर बन गए। इसके बाद सभी महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील की गई, लेकिन इसके 2 वर्ष बाद इस अपील को सरकारी आदेश में बदल दिया गया और 1981 में कानून बनाकर हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इस कानून के तहत ईरान में 9 साल की उम्र से हिजाब पहनने का नियम बना दिया गया और बिना हिजाब के किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने पर रोक लगा दी गई। तब इस कानून में सजा के तौर पर यह तय किया गया कि जो भी महिला हिजाब वाले नियम तोड़ेगी उसे 74 कोड़े मारे जाएंगे। इसके बाद हिजाब का नया चैप्टर 2022 में लिखा गया, जब महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और अब उससे डरकर ईरान की सत्ता ने हिजाब न पहनने पर फांसी की सजा वाला कानून बना दिया है। जेएनयू में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है भारत से। जेएनयू में साबरमती फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हुआ है। साबरमती फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया गया है। जेएनयू में साबरमती फिल्म के पोस्टर फाड़े गए हैं, स्क्रीनिंग चल रही थी और यहां पर हंगामा होने के बाद इस स्क्रीनिंग को रोका गया है। जेएनयू कैंपस में छात्रों ने इसके बाद जमकर नारेबाजी की है। फिल्म की स्क्रीनिंग करा रही थी एबीवीपी और स्क्रीनिंग के वक्त कैंपस में ही हंगामा हुआ और हंगामे के बाद यहां पर इस स्क्रीनिंग को रोक दिया गया। और हंगामे की खबर आज संसद से भी आई। सत्ता में अब बात उस संसद सत्र की भी कर लेते हैं जो 25 नवंबर को शुरू होने के बाद से अब तक अपने मूल काम को करने में असमर्थ रहा है। हर दिन की तरह संसद की कार्यवाही से पहले संसद परिसर में आज भी पोस्टर वॉर हुआ। विपक्ष की तरफ से देश नहीं बिकने देंगे के पोस्टर दिखाए गए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी, जबकि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 2 कार्ड लेकर आए, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की तस्वीर थी। इसमें लिखा था, सोरोस से रिश्ता क्या है, सोनिया जवाब दें। पोस्टर में यह भी लिखा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है।
संसद के बाहर हंगामे के राउंड 1 के बाद जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, वहां भी हंगामा शुरू हो गया। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हंगामा करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे के आमने सामने थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कामकाज को लेकर सवाल उठाया और दावा किया कि सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी जारी रहने के कारण सदन में कामकाज ठीक से नहीं चल पा रहा है। जबकि जेपी नड्डा ने पूछा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस का सोनिया गांधी से क्या संबंध है। नड्डा ने यह भी कहा कि देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। विपक्ष ने चेयरमैन का अपमान किया है, हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे। जबकि खड़गे का कहना है कि बीजेपी असली मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। खड़गे सदन में बोल ही रहे थे, तभी दोनों तरफ से हंगामा हो रहा था, जिसके कारण सभापति धनखड़ ने राज्यसभा को स्थगित कर दिया। हंगामा लोकसभा में भी हुआ। बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का नाम लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले किए, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन को स्थगित करना पड़ा। कि सोनिया गांधी जवाब दें, जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। यही तो मैं पूछ रहा हूं। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जवाब दें, यही है। इसमें कोई तथ्य नहीं। ये अडानी के मामले से ध्यान हटाना चाहते हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। जेपीसी की मांग का नजरअंदाज किया जा रहा है और अडानी के मामले में जो रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे आते हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने, सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अडानी, मणिपुर, संबल, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं और इसलिए उन्होंने जॉर्ज सोरोस को अपना सुरक्षा कवच बना लिया। जॉर्ज सोरोस भाजपा के विफलताओं को छुपाने का सुरक्षा कवच बन चुका है। जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। ये कांग्रेस भी नहीं चाहता, बीजेपी भी नहीं चाहता, हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग इस बात को रखते हैं? ममता बनर्जी हम लोगों को बता दिया हाउस चलना चाहिए। इन सब के बीच राज्यसभा के अंदर की एक तस्वीर बहुत चर्चा में है। ये तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की है। एच.डी. देवेगौड़ा विपक्षी नेताओं से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि वो सदन को चलने दें, लेकिन हंगामा जारी रहा और उनकी अपील को दूसरे सांसदों ने नजरअंदाज कर दिया। देवेगौड़ा न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बल्कि देश के सबसे उम्रदराज सांसदों में से एक हैं, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। शुक्रवार और शनिवार को संसद में संविधान पर चर्चा तय की गई है, जिसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करके उन्हें सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। आज संसद के बाहर कांग्रेस और उनके समर्थक दलों के प्रदर्शन की अगुवाई प्रियंका गांधी कर रही थी। ऐसे में सवाल उठा कि राहुल गांधी कहां हैं? दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश में हाथरस के दौरे पर थे। हाथरस में 4 वर्ष पहले 2020 में एक गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसके आरोपी बाद में छूट गए थे। पीड़ित परिवार ने 2 जुलाई को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 4 वर्ष से कैद में हूं, ना कोई रोजगार है, ना ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। सरकार ने वादे भी पूरे नहीं किए हैं। जिसके बाद आज अचानक 7 बजे राहुल गांधी उनसे मिलने हाथरस चले गए। 45 मिनट तक परिवार से बातचीत की और फिर वहां से निकल गए। राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया।
उन्होंने लिखा, आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने मुझे झकझोर कर रख दिया है। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वो स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते हैं। बीजेपी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, लेकिन हम इन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है। दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी वेदना सुनी, उन्होंने जो प्रॉब्लम जो शासन प्रशासन ने झूठे वायदे किए थे और केवल उस परिवार को बंधक बना के रखा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आज स्थिति है और लगातार आप देख रहे हैं। इसलिए राहुल जी ने उनकी वेदना सुनी और सुन के चले आप। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मनोविकार का शिकार है। पीड़ित परिवार उसने बुलाया राहुल जी को, राहुल जी गए और राहुल जी ये देखने गए कि सरकार ने जो वादा किया था, योगी जी की सरकार ने वो वादा पूरा किया कि नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई वादा पूरा नहीं किया, हवा हवाई। कभी तो वो सेल्समैन के रूप में काउंटर में सामान बेचने लगते हैं और कभी उन्हें हाथरस की याद आ जाती है। स्थिर बुद्धि और समय पर कोई निर्णय ना लेना, ये उनकी कार्य पद्धति का परिचय है। उसी के अंतर्गत वो हाथरस गए। जहाँ जहाँ पीड़ा हो, दुख होगा, आंखों में आंसू होंगे, खास तौर से दलितों के, पिछड़ेपन के, सबके खिलाफ, वहाँ निश्चित रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक सिपाही जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी संभल के पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने संभल जाने से रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने संभल के पीड़ितों से दिल्ली में अपने घर पर मुलाकात की थी। अब दिल्ली चुनाव की सियासी कुंजी भी खोलते हैं, जिसने दिल्ली में बढ़ती सर्दी के बीच राजनीतिक गर्मी बरकरार रखी है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी एडवांस स्टेज पर चुनावी तैयारी कर रही है और इस तैयारी में सक्सेस फॉर्मूले को रिपीट भी किया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में लाडली और महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना के असर को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिला सम्मान वाला दांव चला है। दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 1000 रुपए और चुनाव के बाद 2100 रुपए देने का ऐलान किया है। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज ये योजना लॉन्च की। उन्होंने कहा कि योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले ये योजना क्यों लॉन्च की गई और दिल्ली की महिलाओं को इससे कितना फायदा होगा, इस पर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो आतिशी ने दावा किया कि ये योजना गेम चेंजर साबित होने वाली है और इसमें अरविंद केजरीवाल का जादू दिखेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब आप सरकार ये योजना पंजाब में लागू नहीं कर पाई तो वो दिल्ली में कैसे लागू करेगी। तुम चिंता मत करो, मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और दिल्ली सरकार ने इसको साबित भी करके दिखा दिया। मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। आतिशी जी, लोग जो महिलाएं वो 1000 का इंतजार कर रही थी, आपने तो 2100 का ऐलान कर दिया। ये है अरविंद केजरीवाल जी का जादू। देखिए, मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला के बैंक के खाते में 1000 रुपए डालेंगे, लेकिन जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने दिन रात काम किया है इस वादा को पूरा करने। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे।
केजरीवाल भाई जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है ना महिला के लिए, वो बहुत अच्छा कर रहा है। और जितना महिलाओं के लिए उन्होंने आज तक किया है, तो मुझे तो लगता है इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा होगी। तो दिल्ली की जनता आपके झूठ को, आपके झूठे प्रचार को समझती है और दिल्ली और देश की जनता सिर्फ एक ही बात पे यकीन करती है, वह है मोदी की गारंटी। अब सवाल कि क्या दिल्ली की आर्थिक सेहत ऐसी है कि दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपए दे पाएं? दिल्ली का वित्त विभाग इसे जोखिम भरा कह रहा है। वित्त विभाग ने कहा है कि महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह देने से सब्सिडी पर सरकारी खर्च 15% से बढ़कर 20% तक हो जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा लोन लेकर इस योजना को लागू करना भी आसान नहीं होगा। जब दिल्ली सरकार ने 2024-25 का बजट पेश किया था तो इस योजना का ऐलान किया था, लेकिन बाद में तब के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद योजना की फाइल ठंडे बस्ते में फ्रीज हो गई। केजरीवाल की जेल से बाहर आने के बाद सीएम ही बदल गया। अब इस योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है, जिसके बाद आज इसका ऐलान किया गया। महिला सम्मान योजना के लिए करीब 4560 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना का लक्ष्य 3 लाख रुपए से कम की वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाएं हैं। इसमें लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब 38 लाख तक होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस योजना पर कम से कम 4000 करोड़ रुपए तो खर्च होंगे ही। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली सरकार महिलाओं को पैसा तो देना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। इसके लिए उसने केंद्र सरकार से लोन मांगा है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से NSSF ऋण के तहत धनराशि जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक कोई धनराशि नहीं मिली है। शायद इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि दिल्ली सरकार इतना पैसा लाएगी कहां से। हालांकि सीएम आतिशी का कहना है कि हमें कोई ऐसा वादा नहीं करना है जो हम पूरा ना कर पाए। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 1000 के लिए आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी। अधिकारियों ने कह दिया कि 4000 करोड़ का बोझ आ जाएगा, 2100 में तो 8-9 करोड़ हो जाएंगे। कैसे मैनेज करेंगे, कहां से आएगा पैसा? देखिए, आज तक आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी। आज तक एक एक काम करवाने में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो जैसे बिजली फ्री करके दिखाई है, जो कोई नहीं मानता था कि हो सकती है, उसी तरह से हर महिला को 2100 रुपए दे के दिखाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। सत्ता में अब एक जरूरी खबर सुप्रीम कोर्ट से। देश में पिछले कुछ दिनों से वर्शिप एक्ट की चर्चा बहुत हो रही है। वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग भी चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में इसे खत्म करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिससे 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई। पहली ये कि कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दें और ना ही सर्वे के आदेश जारी करें। जब तक सुनवाई हो रही है तब तक सिविल कोर्ट में मामले दर्ज नहीं होंगे। केंद्र सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी। सिविल कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक भी बनी रहेगी। इसके अलावा सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि मंदिर मस्जिद सर्वे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। लेकिन अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें केंद्र सरकार का पक्ष जरूरी है। जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता, सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल न किया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी नए केसेस रजिस्टर करने पर रोक लगा दी है और इस मामले में जो 18 सूट्स हैं उन पर भी कोई आदेश अब नहीं जारी किया जाएगा। हम लोग इसी बात पर कायम रहेंगे कि सेक्शन 3-4 असंवैधानिक है और हिंदुओं का जो फंडामेंटल राइट है पूजा का, अर्चना का, उसको बाधित करता है, लिहाजा उसको रद्द किया जाए। अपोजिट साइड की ये मांग थी कि जहां जहां सर्वे हो रहा है उसको रोक दिया जाए। हमारा ये कहना है सर्वे नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है। दुख इस बात का है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाती पोते नहीं आ रहे हैं इस कानून का समर्थन करने, लेकिन भारत के लोग इस कानून को चाहते हैं कि जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो इलीगल काम किया वो कंटिन्यू रहे। गैर कानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में
आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं? बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। इतना बड़ा निर्णय कैसे हो सकता है हमारा पक्ष बिना सुने, क्योंकि ये भगवान का जन्मभूमि है और वो नाबालिग व्यक्ति है, उनको बिना सुने इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम अगली जो सुनवाई होगी उसमें आवेदन करेंगे। वैसे संसद में सरकार और विपक्ष में जारी संग्राम के बीच एक देश एक चुनाव के बिल पर केंद्रीय कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इसी सत्र में बिल पेश कर सकती है, जिसके बाद इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जा सकता है, जहां सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में ये विधेयक संसद में लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। विपक्ष के ज्यादातर दल इसे फेडरल सिस्टम पर हमला बता रहे हैं, जबकि सरकार के सहयोगी दल इसका स्वागत कर रहे हैं। पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है, उस आशंका का ये जवाब नहीं है या ये सुझाव नहीं। हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, मैं भी था, और हम लोगों ने कमेटी को अपने पार्टी की तरफ से और अपने नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से, क्योंकि वो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होना चाहिए। दूध का दाम बढ़ रहा है कि तेल का दाम बढ़ रहा है कि सब्जी के दाम बढ़ी, सब उन बातों से छुटकारा उनको लगता है कि एक ही रास्ता है, वन नेशन वन इलेक्शन कर दो, हर चीज़ वन नेशन वन टैक्स कर दो। ये सब ड्रामेबाजी है। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है, लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। और सत्ता में अब उस खबर का जरूरी अपडेट जिस पर पिछले 72 घंटे से लगातार विमर्श हो रहा है। अपनी पत्नी, ससुराल वालों और व्यवस्था से तंग आकर खुदकुशी कर लेने वाले अतुल सुभाष के मामले में अब पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। इस एक्शन को समझने से पहले आप इन दो तस्वीरों पर जरूर गौर करिए। कल तक अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया का जो परिवार मीडिया कर्मियों को वीडियो बनाने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा था, वो पुलिस एक्शन के डर से रात के अंधेरे में मीडिया के कैमरों के सामने हाथ जोड़ते हुए बाइक पर बैठकर फरार हो गया। बेंगलुरु में केस दर्ज होने के बाद पुलिस के डर से निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया देर रात जौनपुर में अपने घर पर ताला लगाकर जा रहे थे। इस दौरान मीडिया के कैमरों और सवालों से बचने की कोशिश कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 24 घंटों में उनके तेवर भी बदले हुए दिखे। कल तक मीडिया को धमकी दे रहे थे, लेकिन रात में कैमरे के सामने हाथ जोड़ रहे थे। बेंगलुरु में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम किसी भी वक्त जौनपुर पहुंचकर निकिता के परिवार से पूछताछ कर सकती है। यही वजह है कि अब उनके घर पर ताला लटका है और परिवार के सदस्य कहीं और चले गए हैं। वहीं अतुल की आत्महत्या के 72 घंटे के बाद भी उनके परिवार के लिए सवाल इंसाफ का है। अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी ने TV9 से बातचीत करते हुए बताया कि वो अतुल की अस्थियों को तब तक गंगा में विसर्जित नहीं करेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया था कि अगर न्याय ना मिले तो उसकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए। अतुल सुभाष के परिवार ने कुछ मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि अतुल सुभाष के ससुराल वालों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। साथ ही अतुल सुभाष के परिवार वालों के खिलाफ निकिता और उसके परिवार ने जो मामले दर्ज कराए हैं उन्हें वापस लिया जाए। अतुल के परिवार ने उसके 4 साल के बेटे की कस्टडी की भी मांग की है। परिवार का साफ कहना है कि अतुल के सुसाइड नोट में पहली लाइन लिखी है, जस्टिस इज ड्यू। अब उन्हें किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए। 10 लाख रुपए मांगने का इल्जाम और बाकी कुछ छोटी मोटी धाराएं, मारपीट।
अतुल सुभाष के आवास पर बिहार के समस्तीपुर में जो उनका पैतृक आवास है वहाँ पर TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं पवन मोदी जी, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनकी माता जी हैं। क्या स्थिति है, कभी रह कर बेहोश हो रही हैं, ढांढस बंधाने वाले, सांत्वना देने वाले, और उनके पिताजी यानी कि अतुल सुभाष के जो नाना जी हैं, परिवार के लोग, सांत्वना देने वाले और दुख व्यक्त करने वाले लोगों का तांता सुबह से लगा हुआ है। पूरे भारत को क्या पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। मेरा बेटा अपनी आत्महत्या करके एक संवाद छोड़ गया है, एक विचार छोड़ गया है और संविधान में सुधार करने की इच्छा प्रकट किया है। ये तो मेरा निश्चय है, मेरे बेटे की अंतिम इच्छा है। न्याय मुझे मिले या हमारे पूरे परिवार को जो कानून चाहता, जैसा लचर कानून है उस पर मैं क्या विश्वास कर सकता हूँ। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।